जो फॉर्म दिया गया है वो कैसे भरना है, उनमें किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा। मैं आप अपनी स्क्रीन एक बार शेयर कर देता हूँ। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये एक बार यूजर मैनुअल के थ्रू आपको डिटेल में एक बार बता दूंगा कि कैसे कैसे भरना है। इसके बाद मैं आपको पोर्टल पे जाके एक बार एक सैंपल फॉर्म भर के वो भी दिखाऊंगा कि आपको किन किन चीजों का उसमें ध्यान रखना है। ये जो आपको इस टाइम पेज दिख रहा होगा, ये आपके सामने ये लॉगिन की स्क्रीन है हमारी, जिसमें टीचर को लॉगिन करना है। यहाँ पे अगर आप बैंक डेटा अपलोड वाले सेक्शन में जाएंगे, इसमें सबसे ऊपर टीचर लॉगिन का ऑप्शन आता है। इस टीचर लॉगिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पे आपको लॉगिन की स्क्रीन दिखेगी, जिसमें आपको सबसे पहले 2 मॉड्यूल दिए गए, एक डीबीटी और एक बैंक अपलोड। आपको डीबीटी वाले सेक्शन पर सेलेक्ट करके अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इसमें एंटर करना है और उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक का एक ओटीपी आएगा आपके फोन में, जिस ओटीपी को आपको इसमें डालना है। ओटीपी पे हो सकता है कभी कभी कोई डिले हो सकता है, ये नेटवर्क का ऑपरेटर की वजह से इशू हो सकता है कि हो सकता है ओटीपी आपको 2 मिनट 3 मिनट बाद मिले। तो अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है तो आप थोड़ा सा उसमें धैर्य बरतें और 2-3 मिनट का इंतजार करें और तत्पश्चात दोबारा लॉगिन करने का ट्राई करेंगे तो ओटीपी आपके फोन में संभवतः आ जाएगा उस टाइम। एक बार आपने लॉगिन कर लिया तो आपको कुछ इस प्रकार की स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी फंड ट्रांसफर करके एक मॉड्यूल दिया गया है। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको उसका अंदर का जो फॉर्मेट है वो विजिबल हो जाएगा, जिसकी स्क्रीन कुछ इस प्रकार दिखेगी आपको। यहाँ पर आपको जब डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के मॉड्यूल के अंदर आएंगे तो आपको देखिए इसमें कई सारी विंडोज दिख रही होंगी, लेकिन आपको पेंडिंग फॉर टीचर वेरिफिकेशन, जितने भी टीचर्स लॉगिन करके डेटा भरना स्टार्ट करेंगे उनको पेंडिंग फॉर टीचर्स वेरिफिकेशन वाले जो नंबर है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसके बाद आपको अपने विद्यालय के सभी छात्रों की पूरी डिटेल, उनका बैंक अकाउंट नंबर और बाकी जितनी भी उसमें इंफॉर्मेशन सेव्ड है वो सब विजिबल हो जाएगी। मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा कि इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कैसी स्क्रीन आपको दिखाई देगी। जब आप यहाँ पे आप टीचर वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, जो नंबर दिया हुआ है उस पे, उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी, जिसमें आपको अपनी इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रिक्ट, एरिया टाइप, विद्यालय का यूडाइस कोड, सत्र और उसके नीचे जितने भी बच्चे वहां आपके विद्यालय में एनरोल्ड हैं उनका पूरा डिटेल दिखाई देगा। आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कुछ बच्चों का अकाउंट नंबर ऊपर ब्लैंक आ रहा है तथा कुछ बच्चों का भरा गया है। तो जिन भी बच्चों के अकाउंट नंबर या फिर उनके अभिभावक के अकाउंट नंबर इसमें नहीं भरे गए हैं, उनका ऑप्शन तो उस ऑप्शन को भरने के लिए आगे अगर आप देखेंगे तो एक ब्लू कलर का बटन लगा हुआ है जिसमें अपडेट लिखा हुआ है। आप इस बटन पे अपडेट क्लिक करेंगे तो आपको एक नई स्क्रीन मिलेगी, जिसके अंदर आपको उनके अभिभावक का अकाउंट नंबर, उस बच्चे की कोई फील्ड अगर गलत भरी गई है उसको सही करने का ऑप्शन, ये दोनों ही चीजें मिलेंगी। जब आप इस अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे तब आपको इसकी नेक्स्ट स्क्रीन दिखेगी जो कि इस प्रकार होगी। इसमें आपको स्टूडेंट का डिटेल जो कि पहले से भरा हुआ है वो दिखाई देगा। इसके आगे जो गार्जियन से हम लोग उनकी सहमति ले रहे हैं उस पर आपको चेक करना होगा। उसको आई एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो उसमें रिलेशनशिप गार्जियन, बच्चे का उस अभिभावक या माता पिता के संग क्या संबंध है उसको सेलेक्ट करते हुए फादर, मदर, ग्रैंड पेरेंट्स हैं अगर उसके, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर है या अदर लोकल गार्जियन है, उस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद सबसे पहले आपको गार्जियन का आधार नंबर, जो 12 डिजिट का आधार नंबर आपको मिला हुआ है, उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक इस फील्ड में भरा जाएगा। और ध्यान रहिए, जब भी आप एक बार भरते हैं कोई भी आधार नंबर, उसको आप एक बार दोबारा उनके आधार कार्ड से मिलान जरूर कर लें। इसके बाद गार्जियन का नेम, जैसा कि आधार कार्ड में लिखा हुआ है बिल्कुल उसी तरह से गार्जियन का नेम एकदम सही स्पेलिंग के संग आपको इसमें भरना होगा।
और उनका जेंडर सेलेक्ट करना हो। ये तीनों चीजें फील्ड भरने के बाद उसके नीचे आपको एक हरे कलर से क्लिक हेयर टू वेरीफाई दिख रहा है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे एक कंफर्मेशन मांगेगा कि क्या आपके द्वारा भरी गई जितनी भी डिटेल्स हैं वो सही है कि नहीं है। अगर सही है तो आप कंफर्म का बटन दबाएंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत भर दिया है तो आप कैंसिल करके उसको वापस से अपडेट करें, तत्पश्चात फिर से क्लिक टू वेरीफाई आधार पे करेंगे। एक बार आप जब कंफर्म कर देंगे तो हमारे UIDAI पोर्टल पे वो आधार का वेरिफिकेशन होगा और आपको एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली। अगर दिए गए आधार में कोई गलती है या नाम में कोई गलती है तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आधार वॉज इनवैलिड। इस तरह से हम आधार का चेक कर लेंगे। अगर आपको आधार इनवैलिड का मैसेज आता है तो आप अभिभावक को बोल सकते हैं कि आप जाकर वहाँ लोकल कस्टमर केयर सेंटर या जो आधार के केंद्र बने होते हैं वहाँ जाके अपना आधार चेक करवा लें, जो भी उसमें त्रुटियां हो वो सही करवा लें। तत्पश्चात फिर से आप उनका आधार दोबारा से फीड कर सकते हैं और एक बार सही होने के बाद इसके बाद इसके नीचे वाले सेक्शन में गार्जियन बैंक डिटेल्स है। जिन भी बच्चों के अभिभावकों का खाता संख्या उनके डिटेल्स के संग नहीं जुड़ी थी उनको भरने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपको उस बैंक का IFSC कोड भरना होगा, उस बैंक का जो अभिभावक का अकाउंट नंबर है वो भरना होगा। ये दोनों ही फील्ड बहुत ही ध्यानपूर्वक भरी जानी है और एक बार कंफर्मेशन के लिए दोबारा अकाउंट नंबर भरवाया जाता है नीचे। इस चीज में सबसे ज्यादा ध्यान जो रखना है कि कुछ नेशनलाइज्ड बैंक जो है वो मर्ज हो गई हैं आपस में, तो हो सकता तो उस केस में जैसे आपकी इलाहाबाद बैंक है एक एग्जांपल के तौर पे, एक इलाहाबाद बैंक है जो कि आपकी इंडियन बैंक हो गई है, तो उस केस में अगर आपकी IFSC कोड जो होगा वो इंडियन बैंक का भरना होगा। IFSC कोड नहीं पता है तो उनसे बोलिए जो नया IFSC कोड है वो बैंक में जाके पता करें और उसके बाद वो आप कंफर्म करें। तो जो भी मर्ज्ड बैंक्स हैं जो अब नया अपडेटेड IFSC कोड है उस बैंक का वही भरना और अगर कोई इन्फॉर्मेशन उसकी सही करनी है तो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन डाल के फॉर्म को सेव करना है। एक बार आपने सेव कर दिया फिर ये इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं हो पाएगी, तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन भरेंगे वो बहुत ही ध्यानपूर्वक भरनी होगी। अब मैं आपको पोर्टल पे जाके एक सैंपल लॉगिन करके दिखाऊंगा और उसमें कैसे इन्फॉर्मेशन भरनी है वो भी बताऊंगा इसके साथ। यहाँ पर अगर आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं तो देखिए मैंने टीचर लॉगिन पे क्लिक किया, मेरे को वही दोनों ऑप्शन जो भी मैंने आपको यूजर मैनुअल में दिखाए थे वो यहाँ दिख रहे हैं। आप यहाँ पे DBT के ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नंबर भरेंगे। तो यहाँ एक बार नंबर भरेंगे आप, यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आपको OTP का आपको सेंड OTP का यहाँ बटन मिलेगा, सेंड OTP पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको OTP भेज दिया गया है। आप जैसे ही OTP भरेंगे यहाँ पे आपका ये लॉगिन हो जाएगा पेज। देखिए जो स्क्रीन मैंने वहां पे दिखाई थी वही स्क्रीन बिल्कुल यहाँ पर आपको दिख रही है। यहाँ पे आपको DBT डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर का जो मॉड्यूल है वो यहाँ पे लाइव लगा हुआ है। आपको इस पे क्लिक करना है और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको जो पेज मैंने दिखाया था अभी वो वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। ये देखिए जो मैंने स्क्रीन आपको दिखाई थी, कितने एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं और कितने यहाँ पे पेंडिंग फॉर टीचर वेरिफिकेशन है। आपको इस पेंडिंग फॉर टीचर वेरिफिकेशन ध्यान रखिएगा, आप टीचर्स को सिर्फ पेंडिंग फॉर टीचर वेरिफिकेशन वाले पे क्लिक करना है। उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो DCA फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया था वैसा खुल के आ जाएगा। अगर आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं तो इसमें देखिए आपके स्कूल की सारी इंफॉर्मेशन, उसका UDAI स्कोर, सत्र, ब्लॉक, टाउन, स्कूल की कैटेगरी सब अवेलेबल है। इसके नीचे आप देखेंगे तो देखिए बच्चों की सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। जितने भी बच्चे स्कूल में नामांकित हैं उन सबकी पूरी इंफॉर्मेशन आ रही है। क्या उनका स्टूडेंट जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, किस क्लास में पढ़ रहे हैं, SR नंबर क्या है, गार्जियन अकाउंट का पूरी डिटेल भरी हुई है इसमें, रिलेशनशिप विद गार्जियन और ये सब अवेलेबल है। इसमें देखिए जो मैंने आपको अपडेट का बटन दिखाया था वो यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे अगर किसी बच्चे का
नॉट वेरीफाइड स्टेटस है आधार का, तो मैं जैसे उस पर अपडेट पे क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पे ये मैंने क्लिक किया तो मुझे जो फॉर्म मैंने आपको अभी बताया था वो देखिए बिल्कुल वही फॉर्म यहाँ पर खुल के आएगा। इसमें आपको यहाँ पे चूंकि इस बच्चे का आधार अभी वेरीफाइड नहीं है, तो ये जो फील्ड्स आपको दिख रही हैं जैसे कि स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्लास नेम, उसका एड्रेस, ये सारी फील्ड्स ओपन दिख रही हैं, ओपन टू एडिट है ये अभी, इसमें आप बदल सकते हैं। जिन बच्चों का आधार वेरीफाइड हो गया होगा उसमें ये आपको फील्ड एडिट करने को नहीं मिलेंगी, उसमें आपको यहाँ नीचे दिए गए ऑप्शन पे जाके सिलेक्ट करना होगा और तत्पश्चात जो भी फील्ड आपको अपडेट करनी है वो अपडेट करनी पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पे ये जो लड़का है पंकज, इसकी मैं अपडेट डिटेल्स यहाँ पर आधार वाली भरूंगा। एक सैंपल डिटेल दिखाता हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पे कंसेंट को अग्री करना होगा, उसमें आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना होगा। यहाँ रिलेशन विद गार्जियन लिखा हुआ है, जैसा मैंने बताया था कि फादर, मदर, ग्रैंडफादर और लोकल गार्जियन का ऑप्शन है। सपोज मैं सेलेक्ट करता हूँ फादर, मैंने फादर का रिलेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं एक सैंपल आधार भरूंगा। मैं अपना अभी भर के एक बार डालता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसमें आधार नंबर भरा, यहाँ पे मैंने अपना नाम भरा, यहाँ पर मैं जेंडर सेलेक्ट करूंगा और मैं क्लिक टू वेरीफाई आधार पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये आपको एक इंफॉर्मेशन और एक वार्निंग आएगी कि जो आपने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दर्ज किया है वो एकदम सही है कि नहीं है। अगर मैं जैसे मेरे द्वारा इंफॉर्मेशन क्योंकि मेरी है तो मुझे पता है कि मेरी इंफॉर्मेशन है, तो मुझे पता है इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा जो भरी गई है वो सही है, तो मैं प्रोसीड पे क्लिक नहीं करूंगा, अन्यथा ये आधार सीड हो जाएगा इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर अभी कैंसिल का बटन दबा रहा हूँ, पर आपको यहाँ प्रोसीड का बटन दबाना है। अगर आपका आधार एकदम सही भरा गया है तो वहाँ पे आपको मैसेज लिख के आ जाएगा कि आधार वेरीफाइड सक्सेसफुल। और मैं इनवैलिड का केस आपको एक बार अभी दिखा दूँ। जैसे कि मैंने ये आधार मान लीजिए कुछ भी भर दिया, ये मैंने देखिए एक मैंने रैंडम आधार नंबर भर दिया है और नाम डाल दिया। अब मैं क्लिक टू वेरीफाई आधार पे करूंगा, मुझे सेम इंफॉर्मेशन दोबारा दिखेगी। मैं जैसे प्रोसीड पे करूंगा तो देखिए यहाँ पर लिख के आ गया इनवैलिड आधार नंबर। तो इस तरह अगर किसी भी गार्जियन, किसी भी अभिभावक, माता या पिता का आधार नंबर अगर इनवैलिड है तो उसके लिए वो ये यहाँ पे तुरंत मैसेज दे देगा इनवैलिड आधार नंबर। या तो आपसे कुछ गलती हुई है आधार नंबर भरने में, नहीं तो उसके आधार में कोई दिक्कत है जिस वजह से वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। ये इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखते हुए भरना है। इसको आप ओके करेंगे और कैंसिल करेंगे और तत्पश्चात ही दोबारा फिर भर सकते हैं आप। इसके बाद नीचे आपको गार्जियन डिटेल्स का भरने को आएगा। यहाँ पर जो भी बैंक का IFSC कोड होगा, आप अभिभावक को जब बुलाएंगे अपने विद्यालयों में और उनसे उनकी पासबुक की कॉपी लेंगे, तो पासबुक की कॉपी में जो भी IFSC कोड है वो यहाँ पे फिल करना है आपको बहुत ध्यानपूर्वक। और तत्पश्चात उसका अकाउंट नंबर जो यहाँ दिया है, यहाँ एक बार अकाउंट नंबर भरेंगे तो ये उसको एनक्रिप्ट कर देगा और दोबारा आपसे कंफर्मेशन करने के लिए नीचे सेम अकाउंट नंबर भरवाया जाएगा। जब तक दोनों अकाउंट नंबर अगर सही भरे जाएंगे तो ही ये आगे बढ़ेगा, नहीं तो आपको एक एरर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक चेक और है, हो सकता है किसी विद्यालय में एक अभिभावक के दो से ज्यादा बच्चे भी पढ़ रहे हो, तो उस केस में आपको यहाँ पर ये जो एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या परिवार का कोई और बालक या बालिका विद्यालय में पढ़ रहा है, तो आपको अगर पढ़ रहा है तो हाँ पे सिलेक्ट करना है, अगर नहीं पढ़ रहा है तो नहीं पे सिलेक्ट करना होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि आपकी अगर विद्यालय में नामांकित छात्र की कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो आपको यहाँ पे इस सेक्शन पे सिलेक्ट करना है और ये चेक लगाएंगे तो उसके नीचे आप मैं इसको आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूं। देखिए अब मैं यहाँ पर इस बच्चे का जैसे आधार इसका वेरीफाइड है, मैं अपडेट पे जाऊंगा। जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा, आप पिछले स्क्रीन पे मेरा दिखा था कि मैं बच्चे की इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकता था, ये सारे सफेद थे, इन पे मैं क्लिक करके एडिट कर सकता था।
पर अभी आप देखेंगे चूंकि इस बच्चे का आधार वेरीफाइड है तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर अब जैसे मैं यहाँ पे इस नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, यदि छात्र से संबंधित दर्ज जानकारी में कोई त्रुटि है तो उसको सही करने के लिए चेक करना होगा। तो देखिए मेरे पास 4 ऑप्शन खुल के आ रहे हैं। यदि बच्चे का डेट ऑफ बर्थ में कोई संशोधन करना है तो आप डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करेंगे, उसके आगे उसकी सही जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर भरेंगे और नीचे अपडेट पे क्लिक करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि एसआर नंबर में कोई दिक्कत है या गलत दिया हुआ है, आप उसका अपडेटेड एसआर नंबर यहाँ पर भरेंगे। अगर लगता है आपको कि नाम स्पेलिंग में कोई गड़बड़ है तो नाम सेलेक्ट करिए, उसका सही नाम भरिए यहाँ पे। अगर लगता है आपको जेंडर उसका गलत भर गया है, कोई फीमेल था उसका मेल हो गया है, मेल का फीमेल हो गया है, तो जेंडर पे सेलेक्ट करेंगे, उसका यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद सेव का ऑप्शन आएगा, उसको आप जैसे ही सेव करेंगे ये इन्फॉर्मेशन उसके अभिभावक का पूरा अकाउंट, उसका आधार वेरिफिकेशन तथा बच्चे से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सब वहां पे सेव हो जाएगी। इसके बाद आपको उसको एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं दोबारा ये रिपीट करूंगा कि इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही ध्यान पूर्वक हर इंफॉर्मेशन को भरें, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है। हम लोग आधार और बैंक अकाउंट में पैसा भेजने वाले हैं, उस वजह से इसको बहुत ही ध्यान पूर्वक भरना है। इसके बाद मैं आपको स्टूडेंट एनरोलमेंट वाली जो हमारा एक मॉड्यूल था जिसमें स्टूडेंट काउंट का इंफॉर्मेशन भरी जानी है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ स्टूडेंट एनरोलमेंट साइड में आपको दिखेगा। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक इस तरह का फॉर्मेट दिखाई देगा जिसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन ऊपर दी गई है। यहाँ पर आपको 3 इंफॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहली चीज, बहुत सारे मुझे एक मैसेजेस आ रहे थे कि कंफ्यूजन था कि कौन सी पंजिका को लेना है। तो जैसा कि पत्र में भी लिखा हुआ था कि छात्र उपस्थिति पंजिका को ही आपको लेना है और उसमें 31 मार्च 2021 तक का जो भी नामांकन है कक्षा 1 से 8 तक का सिर्फ वही लेना है। और उस 31 मार्च तक की जो भी आपकी नामांकन की स्थिति थी कि कितने उसमें छात्र, कितनी छात्राएं थी, उनका यहाँ पे विवरण देना है। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो ये तरीके का फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, एरिया टाइप, फिर सत्र, ब्लॉक, टाउन, स्कूल नेम, यहाँ यूडाइस कोड अवेलेबल होगा। अगर आपको लगता है कि यूडाइस कोड में कुछ गलती है तो आप यहाँ पर यूडाइस कोड को सही कर सकते हैं। आपको उस यूडाइस कोड से संबंधित जो विद्यालय है उसमें क्या कैटेगरी के अंदर आता है, अगर वो बेसिक शिक्षा में आता है तो बेसिक शिक्षा, अगर वो किसी और लोकल बॉडी, गवर्नमेंट एडेड सहायता प्राप्त में आते हैं, मदरसे में आते हैं, अगर मतलब कई तरीके की यहाँ पे जो यूडाइस के अंदर कैटेगरीज होती है वो यहाँ दी गई है। अगर आपका जो विद्यालय है वो इन कैटेगरी में फॉल करता है तो उस कैटेगरी को सिलेक्ट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि कक्षा 6, 7 और 8 है इस स्कूल में, तो मैं जैसे टोटल नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पे 10 मान लीजिए 10 है, यहाँ पे मेरे पास छात्राएं 10 हैं, तो यहाँ पर अपने आप ही 20 दिखाई देने लगेगा टोटल एनरोलमेंट में। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा और यहाँ जो ऊपर टोटल एनरोलमेंट वाली फील्ड है यहाँ पर भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसमें आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको गिनती करके नामांकित छात्र और छात्राओं की संख्या इसमें दर्ज करनी है कक्षा में। अब जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर दोबारा भरूंगा, कक्षा 8 के लिए भी कुछ भरूंगा। यहाँ पर मैं एक प्रमाणीकरण मांग रहा हूँ जिसमें आपको ये बोला जा रहा है कि प्रमाणित किया जाता है कि जो भी आपने विवरण भरा है वो सही है और सत्यापित करने के बाद भरा जा रहा है। और इसमें आगे स्कूलों में और एडेड स्कूलों में बच्चे हैं, आप सभी भली भांति जानते हैं कि इन बच्चों को चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उसमें एक बहुत बड़ा प्रतिशत धनराशि का वो बच्चों के वेलफेयर में हम लोग खर्चा करते हैं। ये जरूरी है कि इन सुविधाओं को इजीली देने के लिए और पात्र बच्चों को देने के लिए हमें सभी छात्र छात्राओं के जो विवरण को सत्यापित करने की जरूरत है। और उसी क्रम में आधार ऑथेंटिकेशन का काम पूरे प्रदेश में पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने लखनऊ मंडल में महानिदेशक महोदय की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक संपन्न किया है। अब उसी आधार ऑथेंटिकेशन को पूरे प्रदेश में बाकी 17 मंडलों में भी हम उसको रोल आउट करने जा रहे हैं। और इसके लिए हमने 31 मार्च को सारे मंडल में ये प्रोग्राम रोल आउट करने के लिए यहाँ से पत्र भी जारी हो चुका है। मैं ये आपको बताना चाह रहा था, मेन रूप से जो इसमें कुछ बातों पर मैं आपको बताऊंगा। ये जो आधार ऑथेंटिकेशन बच्चे का किया जाना है, प्रमाणीकरण किया जाना है, इसके लिए एक नोडल एजेंसी पूरे प्रदेश में चुनी गई है, स्टेट नोडल एजेंसी SIL श्रीटोन इंडिया लिमिटेड। और इसके द्वारा
हमारे जितने भी बच्चे हमारे स्कूल में नामांकित है, उनके छात्र छात्राओं की यूनिक आईडी को वेरीफाई किया जाना है, और जिनके पास में आधार कार्ड नहीं है उन बच्चों के आधार कार्ड बनवाने हैं, और जिन बच्चों के आधार कार्ड में त्रुटियां रह गई हैं उनका अपडेशन किया जाना, मानी उनको उनमें सुधार किया जाना है। और उसके बाद में जो बच्चे किसी भी कारण से हमारे पूरे सिस्टम में एक प्रकार से ऑथेंटिकेटेड नहीं है और उनका कोई विवरण भी नहीं है, जिनको हम घोस्ट इनरोलमेंट कहते हैं, ऐसे जो छात्र छात्राएं हैं उनको हमें ट्रेस आउट करना है और उनको अलग करना है। तो इसके लिए जो मेन चीज होगी, क्या क्या हमको करना होगा, छात्र छात्राओं को की यूनिक आईडी से आधार नंबर को जोड़ा जाना है। आधार कार्ड विहीन जो छात्र छात्राएं हैं उनका आधार नामांकन करना है। त्रुटिपूर्ण जो आधार कार्ड छात्र छात्राओं का आधार है उसका अपडेशन करना, सही करना है। और जितने भी आधार कार्ड धारक हमारे स्टूडेंट हैं उनका प्रमाणीकरण करना है कि ये आधार सही है, उनका ये जो स्टूडेंट है वाकई में वैलिड है, कहीं घोस्ट तो नहीं है। और उसके बाद में जब हम इनका आधार प्रमाणीकरण में दो चीजें हैं, एक तो है डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण और उसके बाद में उसका बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण। डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण में हम 4 चीजों में उसका प्रमाणीकरण करेंगे। एक तो बच्चे का नाम, दूसरा पिताजी का नाम, माताजी का नाम, उसका लिंग और जन्म तिथि। इन 4 फील्ड में जब हम इनका प्रमाणीकरण कर लेंगे, डेमोग्राफिक वेरिफिकेशन कर लेंगे, तब उसके बाद में आपके विद्यालयों में कैंप लगा करके बच्चे का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा। जब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फाइनल हो जाएगा, ऑथेंटिकेट हो जाएगा, प्रमाणीकरण हो जाएगा, तो हम उस बच्चे को वैलिड मानेंगे और उसको आधार वॉल्ट से जो एक आधार हम वॉल्ट बना रहे हैं उस पे उसको संग्रहित करेंगे। जैसे जो प्रोसेस फ्लो में मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, हमको क्या करना है, विशेष करके हमारे शिक्षक संकुल को और टीचर्स को। सबसे पहले तो अभी हमारे बीच में अजीम जी बता रहे थे यूडाइस के बारे में। आपके जो एमडीएम कोऑर्डिनेटर वहां पर जनपद में है, वो सारे स्कूलों का यूडाइस मैपिंग करेंगे। यूडाइस मैपिंग में आपका ये रोल है कि आप उनको सही सही सूचना अपने विद्यालय की भर करके देंगे, उसमें पूरा सहयोग करेंगे। जब यूडाइस हमारा सही होगा तो बाकी जो आगे हमको प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी घोस्ट इनरोलमेंट, सारी चीजें, तो ये अपने आप स्वतः ही ठीक हो जाएगा। दूसरा इसमें क्या करेंगे, जो सेकेंड स्टेप है, हमें ये करना है कि जो छात्र छात्राओं का ऐसा रजिस्टर है हमारे स्कूल में, जो मेन हमारा माध्यम है बच्चों के ऑथेंटिकेशन के लिए, वो ऐसा रजिस्टर है जिसमें आप उनका एडमिशन करते हैं और ऐसा उसका सारे डिटेल आप रखते हैं। उसके आधार पर छात्र छात्राओं का जो 100% हमारा जो पंजीकरण है हमको प्रेरणा पोर्टल पर करना है। और जब प्रेरणा पोर्टल पर हम सही छात्रों का विवरण अपडेट कर देंगे तो उसमें हम एक आप सभी शिक्षकों को ड्रॉप डाउन दे रहे हैं ऑनलाइन। ड्रॉप डाउन में आपके पास में ये सुविधा रहेगी कि किसी भी बच्चे का डिटेल, और उस बच्चे को यदि वो वास्तविक रूप में नहीं है और वो घोस्ट है, तो उस बच्चे का उस ड्रॉप डाउन में सत्यापन होकर के, जो ऐसे बच्चे हैं जैसे कोई किसी कारण से स्कूल को छोड़ चुके हैं या वाकई में थे ही नहीं, या किसी कारण से उनके किसी बच्चे की मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसे बच्चों को आपको हटाने के लिए आप ही के हाथ में ड्रॉप डाउन दे रहे हैं। और ये आप अपने मोबाइल से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और ये भी आपसे मेरा रिक्वेस्ट भी है कि अभी इसको आप स्वतः प्रेरित होके ऑटो मोटिवेटेड होकर के स्वयं, क्योंकि अध्यापकों से ज्यादा कोई भी नहीं ये जानता है कि उनके विद्यालय में, उनके एसआर रजिस्टर में कौन सा बच्चा फर्जी है, कौन सा बच्चा घोस्ट है। तो आपको ये इस बार के लिए ये कहना चाहिए कि एक
छूट दी गई है कि आप लोग आगे आए और स्वतः मोटिवेटेड होकर के जो इस प्रकार के बच्चे हैं उनको स्वयं ही अपने आप डिलीट करें, ताकि आगे आने वाले जो समय में किसी की जिम्मेदारी फिक्स न करने पड़े और हमारे सिस्टम में से जो घुस्ट इनरोलमेंट है या किसी प्रकार से इस प्रकार के बच्चे हैं तो वो स्वतः हमारा जो सिस्टम है ऑटो क्लीन हो जाए। तो उसके बाद में जब हमने ये ड्रॉप डाउन से आप बच्चों को चिन्हित कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, तो फिर प्रेरणा पोर्टल पर ड्रॉप डाउन के माध्यम से स्कूल स्तर पर ही छात्रों का डाटा जब क्लीन हो जाएगा तो फिर डीसीएफ के साथ छात्रों या छात्राओं की जो आधार की फोटोकॉपी है और जो उनके गार्जियंस का सहमति पत्र है उसके हार्ड कॉपी बीआरसी में आपको जमा करनी है। अब आपके स्कूल में जितने भी बच्चे आपके नामांकित हैं एसआर के आधार पर, उसके बाद में एसआईएल सीटोन के द्वारा समस्त जनपदों में और बीआरसी स्तर पर प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी और उसमें आधार प्रमाणीकरण का जो कार्य होगा आप लोग उसमें सहयोग करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो आधार प्रमाणीकरण का कार्य होगा वो सीटोन और उसके द्वारा लगाई गई टीम के द्वारा होगा। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे उस समय जब ये आधार, अभी तो कोविड की वजह से बच्चों का स्कूल में आने की थोड़े मुश्किलात है, अभी जो आने वाला समय है उसमें निश्चित ही स्थिति में सुधार होगा। तब जब ये स्थिति सुधार हो जाएगा तो हम इसमें तत्काल बीआरसी पर जब आपका ये डेटा कलेक्ट हो जाएगा तो हमने जनपदों में खंड शिक्षा अधिकारी और बीएसएच को ये ऑप्शन दिया हुआ है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर को आवश्यकता के आधार पर, कार्य के आधार पर लगाते हुए इसकी फीडिंग करेंगे और उसके बाद में इसके आधार कार्ड की फोटोकॉपी और डीसीएफ के माध्यम से वो आधार प्रेरणा पोर्टल पर इसका सत्यापन किया जाएगा। बंसल जी नेक्स्ट। बंसल जी, अब शिक्षक संकुल की मैं क्या क्या इसमें जिम्मेदारियां हैं, ये बंसल जी इसमें हेड टीचर का वाला दे दीजिए प्लीज। जी वो यही है, सेम ही है। विद्यालय आपको क्या क्या इसमें कार्य करना है, विद्यालय के हेडमास्टर और शिक्षक द्वारा जो छात्र छात्राओं का एडमिशन लेना है तो उसमें जो बच्चे पंजीकृत नहीं हुए हैं उनको पंजीकृत करना है और सही सही पंजीकरण करना है। किसी भी प्रकार से ऐसे बच्चे का पंजीकरण उसमें चेक करना है कि कहीं गलती से बच्चा है ही नहीं या छोड़ के चले गया, तो ऐसे बच्चों को आपको वहां से हटाना होगा अपने विद्यालय के एसआर से। और दूसरा, आपको जो ड्रॉप डाउन दिया जा रहा है उसमें आपको अभी जल्दी ही ऑनलाइन इसको किया जाएगा, अपनी कक्षावार छात्र छात्राओं की जो सूची का सत्यापन है वो अपने लॉगिन के माध्यम से जुलाई माह के अंत तक 100% पूर्ण भी किया जाना है। और इसके अलावा जो हेडमास्टर और शिक्षक हैं दोनों का समेकित रूप से छात्र छात्रा का जो आधार फोटोकॉपी है, आधार सहमति पत्र है, इनको एकत्रित करते हुए बीआरसी पर उपलब्ध कराना है और बीआरसी पर सीटोन को उपलब्ध कराना है और डीसीएफ पर जो एकत्रित आधार कार्ड की फोटोकॉपी है और सहमति पत्र की सूचना है एसआर रजिस्टर की सूचना के साथ अंकित करना है। और इसमें जो कैसे भरा जाएगा, कैसे किया जाएगा, ये ट्रेनिंग जो है सीटोन के माध्यम से दी जाएगी। नेक्स्ट, हेडमास्टर बीआरसी पर जो आधार प्रमाणीकरण की जो प्रक्रिया है, इनका जो मैंने अभी आपको बताया कि डेमोग्राफिक सत्यापन किया जाना है। डेमोग्राफिक सत्यापन 4 फील्ड में किया जाना, अभी मैंने आपको बताया, छात्र का नाम, माता पिता का नाम, लिंग, जन्मतिथि। ये डेमोग्राफिक सत्यापन यदि विफल पाया जाता है और यदि उस छात्र छात्रा का आधार उपलब्ध नहीं है तो उनके हमारे शिक्षकों की जिम्मेदारी होगी कि उनके पेरेंट्स को सूचित करेंगे और छात्र छात्रा को स्कूल में जो सीटोन के द्वारा आयोजित शिविर आयोजित किया जाएगा तो उसमें यदि उनका आधार नहीं बना है तो आधार कार्ड बनाने हैं तो उनके माता पिताओं को प्रेरित किया जाएगा, बच्चों को स्कूल में आने के लिए सहयोग किया जाएगा
और जो त्रुटिपूर्ण आधार, यदि उनके पास आधार है और उसमें कमी है तो उसका अपडेशन भी किया जाएगा। और ये सीटोन की टीम द्वारा करेगी, सीटोन की टीम करेगी, लेकिन आप लोग उनसे आपसे समन्वय स्थापित करेंगे और उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनको सहयोग करेंगे। और इसके अलावा जिन छात्र छात्राओं का डेमोग्राफिक आधार प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक हो जाता है ये 4 फील्ड में, तो उसके बाद में एक बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट मशीन हम सारे ब्लॉक्स में उपलब्ध कराएंगे। वो स्कूल में शिविर लगाया जाएगा, विभाग के द्वारा उसमें सहयोग किया जाएगा और टाइम टेबल निर्धारित किया जाएगा और उन बच्चों को विद्यालय में उपस्थित होकर के उनका फिंगरप्रिंट सत्यापित कराना होगा। जब फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सत्यापित हो जाएगा तब ये माना जाएगा कि ये बच्चे का आधार जो है सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण हो चुका है। अब इसमें जो डीसी और बीओज के रोल्स हैं, हमने आपको जानकारी मिलने की डीसी और बीओज के क्या क्या रोल्स है, वो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें रहेंगी। तो इसमें डीसी और जो बीओ हैं वो प्रेरणा पोर्टल पर 100% यूडाइस कोड की मैपिंग को पूर्ण करने में मदद करेंगे। वो ये उनके द्वारा ये काम किया जाएगा। और जो डीसीएफ भरे जाने हैं, आधार की फोटोकॉपी ली जानी है, गार्जियन से सहमति पत्र आपको लिया जाना है, विद्यालय में हेड टीचर और सहायक टीचरों को प्रशिक्षण दिया जाना है। इसमें जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी हैं वो सीटोन को आवश्यक सहयोग करेंगे और आवश्यक इससे संबंध में जो दिशा निर्देश हैं और समय सीमा का जो निर्धारण है वो कोऑर्डिनेट करके करेंगे। और इसके अलावा ब्लॉक समन्वयकों द्वारा शिक्षकों को आवश्यक जो सहयोग एवं बीआरसी पर हार्ड कॉपी, चाहे आधार कार्ड की हो चाहे डीसीएफ की हो, सहमति पत्र की है, उसका 100% कलेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट हाँ, सीटोन द्वारा जब आधार प्रमाणीकरण का कार्य किया, जब हम पूर्ण करने के लिए 10 वहां पर डेटा एंट्री ऑपरेटर उसकी तैनाती सुनिश्चित करेंगे और कंप्यूटर हार्डवेयर, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये सारे पहले से ही हम सारे बीआरसीज में इन सब की व्यवस्था के लिए पहले से ही हम इसमें सारे दिशा निर्देश दे चुके हैं। और हमको पूरा विश्वास है कि सारे खंड शिक्षा अधिकारियों के द्वारा अपने अपने बीआरसीज में ये सारी सुविधाएं पहले से ही कंप्लीट कर ली हैं। और इसके अलावा जिन छात्रों का आधार डेमोक्रेटिक सत्यापन सफल है उनका कैंप के माध्यम फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण करने में भी ये मदद करेंगे। और जिनका सत्यापन विफल हो जाता है उनके कैंप के माध्यम से आधार अपडेशन कराने में और नया आधार बनाने में भी इनका डीसीए का और बीओज का रोल है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट, मैं सिर्फ एक चीज और बताना चाह रहा था एक लाइन में कि अभी जो हमने आधार ऑथेंटिकेशन का पायलट प्रोजेक्ट लखनऊ मंडल में किया था, उसमें लगभग, मैं केवल आपको आपके संज्ञान के लिए छोटी चीजें बताना चाहता हूँ कि लगभग जो हमारे 23,81,000 बच्चे थे, उसमें से हमारे शिक्षकों के द्वारा 1,15,000 के करीब बच्चों को डिलीट किया गया और इस आधार ऑथेंटिकेशन में 40,000 बच्चे डुप्लीकेट पाए गए जो एक से अधिक विद्यालयों में नामांकित थे। अब आप इसको समझ रहे हैं, मेरा बताने का, आपको कहने का ये मतलब है कि लगभग 5% बच्चे, 5.5 या ये बोलिए कि 6% जो बच्चे हैं वो कहीं न कहीं से एक प्रकार से घोस्ट रूप में उसमें सिस्टम में थे। तो सभी जितने भी शिक्षक गुरुजन इस बात को सुन रहे हैं, बड़ा हम आपसे निवेदन करते हैं कि स्वयं मोटिव आप ऑटो मोड में आए और स्वप्रेरित हुए और इस प्रकार के जो घोस्ट बच्चे हैं उनकी पहचान स्वयं करें और उसको अपने आप क्लीन अप करने में हमारे पूरे सिस्टम और बेसिक शिक्षा विभाग की मदद करें, ताकि आने वाले समय में हम अपने विभाग के जो बच्चे हैं उनको और अधिक सुविधाएं दे पाएंगे और जो घोस्ट नामांकन है उसको हम अलग करेंगे, ताकि जो सरकारी जो हमारे सुविधाएं हैं राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से मिलने वाली, वो हमारे वास्तविक बच्चे लाभार्थियों को मिल पाएगा। जय हिंद।